ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये वायरस हमारे नाक में, गले में और कभी कभी लंग्स में जा सकता है। H1N1 एक वायरल फीवर है जो हवा में फैलता है खांसने से और किसी सर्विस को टच करने से जिसमें इन्फेक्शन हो, जो फिर हमारे चेहरे पे आ जाता है और फिर हमारे सांस की नाली में आ जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये वायरस हमारे नाक में, गले में और कभी कभी लंग्स में जा सकता है। इसके जो लक्षण है, बुखार होता है, बुखार के साथ बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी हो सकती है, सांस की तकलीफ कुछ पेशेंट्स में हो सकती है और कुछ लोगों में पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। ज़्यादातर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, जुकाम, नज़ला ही रहता है। कुछ लोगों में जो हाई रिस्क ग्रुप हैं या जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनमें कभी कभी ये वायरस जो है फेफड़ों में जा सकता है, जिसके कारण वायरल निमोनिया हो सकता है और इसके कारण ज़्यादा सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। इसके वार्निंग साइंस क्या हैं? अडल्ट्स में तो मैं ये कहूँगा कि अगर बुखार तेज़ हो रहा है और वो 4-5 दिन बाद कम नहीं हो रहा है, या आपको छाती में दर्द हो रही है, या सांस लेने में तकलीफ है, या खांसी के साथ बलगम आ रहा है, या उसमें कुछ ब्लड आता है, या फिर ड्राउजीनेस होती है, सुस्ती होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो ये साइंस हैं कि ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो सकती है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चों में अगर हम देखें तो अगर बच्चों में बच्चा जो है ड्राउजी हो रहा है, सुस्त हो रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, फीड नहीं ले रहा है, ऐसे बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और उनको डॉक्टर के साथ ज़रूर संपर्क करना चाहिए। सो बुज़ुर्ग जो हैं और जो जिनकी उम्र कम है, वो उनको ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो सकती है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, या जिनकी इम्यूनिटी कम हो, कुछ दवाई ले रहे हैं जिससे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, इम्यूनिटी कम होती है, उनको थोड़ा-सा कभी-कभी ये वायरस जो है वो गले से छाती में जा सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है जिसके कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकती है, या जो अंडरलाइंग कंडीशन है, वो बिगड़ सकती है, शुगर एकदम बढ़ सकती है, सांस की तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, हार्ट की कंडीशन डिटेरियोरेट कर सकती है जिसके कारण हार्ट फेलियर हो सकता है। इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किसी को ज़ुकाम, नज़ला, खांसी है उससे दूर रहें, बाहर जाएँ तो मास्क लगा लें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, किसी को खांसी हो रही है तो कफ एटिकेट ज़रूर करें, अगर खांसी आ रही है तो टिश्यू लें या रुमाल के अंदर खांसी करें जिससे वायरस हवा में ज़्यादा दूर ना फैलें। अगर टिश्यू और रुमाल नहीं है तो ऐसे अपने बाजू के अंदर खांसी करें जिससे वो वायरस जो है हवा में ज़्यादा नहीं आए। कभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने खांसी की, आपके हाथ में वायरस आ गया, आपने किसी चीज़ को टच किया जैसे डोर नॉब को या दरवाजे को टच किया, तो वायरस उसमें भी आ जाता है और किसी और ने उसको टच किया तो उसके हाथ पे वायरस आ सकता है और फिर वो उसके चेहरे, अगर उसने अपनी आँखें या चेहरे टच टच किया तो वायरस फिर चेहरे पे आ जाता है और फिर वो सांस की नाली में चले जाता है। तो रेगुलर हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है, जिससे आपके हाथों में वायरस ना आए और अपनी आँखों को, चेहरे को इतना ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए जिससे अगर आपके हाथ में वायरस है तो वो आपके गल सांस की नाली तक ना पहुँचे। तो अभी तो हम केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि जैसे, और ये पुराना अगर हम डेटा देखें तो इसके 2 पीक्स होते हैं वायरस के, H1N1 के और वायरल इन्फेक्शन के। एक मानसून के मंथ्स में होता है और दूसरा सर्दी में होता है। मानसून अब जैसे-जैसे कम होगी तो इसके केसेस भी कम होंगे और हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं। एंटी फ्लू किस कंडीशन में और किस एज ग्रुप को लेनी चाहिए? तो एंटी फ्लू जो ड्रग है ओसेल्टाइमाविर, ये यूजुअली अर्ली स्टेज में ही इफेक्टिव होता है जब वायरल रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जब वायरल मल्टीप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि ये वायरस की रेप्लिकेशन को रोकता है। तो लेट स्टेज में इस दवाई का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। उन लोगों में जिनमें ज़्यादा सीरियस इलनेस हो या जिनको चांसेस हो ज़्यादा सीरियस इलनेस होने की, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हैं, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को एंटीवायरल ड्रग, एंटी फ्लू देने का फ़ायदा है। H1N1 एक वायरल फीवर है जो हवा में फैलता है खांसने से और किसी सर्विस को टच करने से जिसमें इन्फेक्शन हो, जो फिर हमारे चेहरे पे आ जाता है और फिर हमारे सांस की नाली में आ जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये वायरस हमारे नाक में, गले में और कभी-कभी लंग्स में जा सकता है। इसके जो लक्षण है, बुखार होता है, बुखार के साथ बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, खांसी हो सकती है, सांस की तकलीफ कुछ पेशेंट्स में हो सकती है और कुछ लोगों में पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। ज़्यादातर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, जुकाम, नज़ला ही रहता है। कुछ लोगों में जो हाई रिस्क ग्रुप हैं या जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनमें कभी-कभी ये वायरस जो है फेफड़ों में जा सकता है जिसके कारण वायरल निमोनिया हो सकता है और इसके कारण ज़्यादा सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। इसके वार्निंग साइंस क्या हैं? अडल्ट्स में तो मैं ये कहूँगा कि अगर बुखार तेज़ हो रहा है और वो 4-5 दिन बाद कम नहीं हो रहा है, या आपको छाती में दर्द हो रही है, या सांस लेने में तकलीफ है, या खांसी के साथ बलगम आ रहा है, या उसमें कुछ ब्लड आता है,
या फिर ड्राउजीनेस होती है, सुस्ती होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो ये साइंस हैं कि ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो सकती है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चों में अगर हम देखें तो अगर बच्चों में बच्चा जो है ड्राउजी हो रहा है, सुस्त हो रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, फीड नहीं ले रहा है, ऐसे बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और उनको डॉक्टर के साथ ज़रूर संपर्क करना चाहिए। सो बुज़ुर्ग जो हैं और जो जिनकी उम्र कम है वो उनको ज़्यादा सीरियस डिजीज़ हो सकती है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, या जिनकी इम्यूनिटी कम हो, कुछ दवाई ले रहे हैं जिससे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, इम्यूनिटी कम होती है, उनको थोड़ा-सा कभी-कभी ये वायरस जो है वो गले से छाती में जा सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है जिसके कारण ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकती है, या जो अंडरलाइंग कंडीशन है वो बिगड़ सकती है, शुगर एकदम बढ़ सकती है, सांस की तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, हार्ट की कंडीशन डिटेरियोरेट कर सकती है जिसके कारण हार्ट फेलियर हो सकता है। इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किसी को ज़ुकाम, नज़ला, खांसी है उससे दूर रहें, बाहर जाएँ तो मास्क लगा लें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, किसी को खांसी हो रही है तो कफ एटिकेट ज़रूर करें, अगर खांसी आ रही है तो टिश्यू लें या रुमाल के अंदर खांसी करें जिससे वायरस हवा में ज़्यादा दूर ना फैलें। अगर टिश्यू और रुमाल नहीं है तो ऐसे अपने बाजू के अंदर खांसी करें जिससे वो वायरस जो है हवा में ज़्यादा नहीं आए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने खांसी की, आपके हाथ में वायरस आ गया, आपने किसी चीज़ को टच किया जैसे डोर नॉब को या दरवाजे को टच किया तो वायरस उसमें भी आ जाता है, और किसी और ने उसको टच किया तो उसके हाथ पे वायरस आ सकता है, और फिर वो उसके चेहरे, अगर उसने अपनी आँखें या चेहरे टच किया तो वायरस फिर चेहरे पे आ जाता है और फिर वो सांस की नाली में चले जाता है। तो रेगुलर हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है जिससे आपके हाथों में वायरस ना आए, और अपनी आँखों को, चेहरे को इतना ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए जिससे अगर आपके हाथ में वायरस है तो वो आपके गले, सांस की नाली तक ना पहुँचे। तो अभी तो हम केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि जैसे, और ये पुराना अगर हम डेटा देखें तो इसके 2 पीक्स होते हैं वायरस के, H1N1 के और वायरल इन्फेक्शन के। एक मानसून के मंथ्स में होता है और दूसरा सर्दी में होता है। मानसून अब जैसे-जैसे कम होगी तो इसके केसेस भी कम होंगे और हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं। एंटी फ्लू किस कंडीशन में और किस एज ग्रुप को लेनी चाहिए? तो एंटी फ्लू जो ड्रग है ओसेल्टाइमाविर, ये यूजुअली अर्ली स्टेज में ही इफेक्टिव होता है जब वायरल रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जब वायरल मल्टीप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि ये वायरस की रेप्लिकेशन को रोकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।